Hello students, welcome to our online classes. I am Tarundeep Singh, Head Faculty Chemistry, Inspiring Minds. You can watch our live classes on YouTube channel, Inspiring Minds. So we are going to start 8th online lecture of Solutions, Chemistry 12th, and today's topic is Vapor Pressure and Boole's Law. तो वेपर प्रेशर एंड बोल्स लॉ, राइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, करिएगा प्रिपेयर, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे अगले टॉपिक हैं। खुद ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर छोटा सा तो इसका मतलब हमने इसे इग्नोर नहीं करना, अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे ही सारे अगले वाले टॉपिक जुड़े हुए हैं। अगर ये अच्छे से समझ नहीं आएगा तो वो अगले वाले टॉपिक्स भी नहीं आएंगे। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। वेपर प्रेशर एंड बोल्स लॉ, लेक्चर नंबर 8। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो YouTube में सारे अवेलेबल हैं, लिंक आपको गिवन है, तो 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर देखिए, तब आपको अगले भी समझ में आएंगे और आपका कंटिन्यूटी अच्छी से बन जाएगी। राइट बच्चों, और कोई बात ठीक चल रहा है, सब बढ़िया? ओके। तो वेपर प्रेशर एंड बोल्स लॉ, दैट्स लेक्चर नंबर 8। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है, तो ये टर्म क्लियर करते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है? हाँ जी, क्या मतलब होता है वेपर प्रेशर का, बताओ। वेपर प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। पहले तो वेपर का क्या मतलब होता है, वेपर आपको क्लियर है? वेपर और गैस में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? ये 7th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो आपने पढ़ा भी होगा, पर अब वो आप भूल चुके हो, सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, तो मैं आपको याद दिला दूं, कॉन्शियस माइंड में ले आऊं। जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 सेल्सियस पे गैसियस होता है और हीट करने पे, बॉयल करने पे भी गैस ही रहता है, वो तो होता है गैस। लेकिन जैसे कि वाटर है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, लेकिन अगर आप इसे हीट करो तो हीट करने पे इसके वेपर बनने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वाटर के लिए हम बोलेंगे वाटर वेपर, वाटर गैस नहीं, वाटर गैस अलग चीज है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, आप लोगों ने सुना होगा, वो 11th में था। तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, तो वाटर लिक्विड स्टेट में है, और जब वाटर ऐसे बन जाएगा गैस, तो हम उसे बोलेंगे वाटर वेपर्स। ऐसे ही बहुत से सॉलिड हैं जो सब्लाइम करते हैं, तो हम उनके लिए बोलते हैं वेपर्स ऑफ द सॉलिड। तो जो रूम टेम्परेचर पे होते हैं लिक्विड या सॉलिड, लेकिन हीट करने पे बनते हैं गैस, तो उनके लिए हम यूज करते हैं वेपर स्टेट। और जो पहले भी गैस थे, बाद में भी गैस है, तो उनके लिए गैसियस स्टेट। तो ये आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया, वेपर और गैस का क्या होता है, ठीक है? तो इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है, बस मैं आपको याद करवा रहा हूं, आपने पढ़ा हुआ है, और ये बात भी नहीं आप भूल गए, बस वो थोड़ा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, मैं आपको कॉन्शियस माइंड में लेके आ रहा हूं। भी जो सब्सटेंस पहले लिक्विड या सॉलिड होता है, फिर हीट करने पे वो बन जाता है गैस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेपर्स। और जो बिफोर हीटिंग भी गैस है और आफ्टर भी गैस है, वो होता है गैस। और जो बिफोर होता है लिक्विड या सॉलिड और हीट करने पे बनता है वेपर्स, उसके लिए हम यूज करते हैं वेपर्स। तो ये फर्क होता है वेपर और गैस में। अब वेपर का प्रेशर हमने समझना है, ये क्या होता है वेपर का प्रेशर। तो चलो आगे, वेपर का प्रेशर क्या होता है? वेपर का प्रेशर होता है, मान लो आपके पास एक कंटेनर है,
उस कंटेनर में आपने लिक्विड ले लिया, लिक्विड में वाटर, वाटर मतलब इजी होता है समझ, वाटर बोलते ही हमारी टेंशन खत्म, आधी टेंशन रह जाती है क्योंकि पानी हम रोज यूज करते हैं तो हमें पता है वाटर H2। अब बीकर को ऊपर से रख दिया क्लोज और नीचे से इसे हीट करना शुरू किया। जब आप इसे हीट करोगे तो क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लिक्विड का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये लाइन हटा दी और वो ऊपर क्या बन गए, वेपर्स बन गए। वाटर कम हो गया और वाटर कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O गैस में। प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। क्या चल रही है बच्चों, इवेपोरेशन। अब क्योंकि बीकर क्लोज है तो वेपर्स बाहर तो जा नहीं पा रहे, जब वेपर्स बाहर नहीं जा पा रहे तो वेपर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, जब वेपर्स बढ़ गए तो उन्होंने टकराना शुरू कर दिया खुद अपने साथ, उन्होंने टकराना शुरू कर दिया पानी के साथ। जब उन्होंने टकराना शुरू कर दिया तो एक रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया, वो हो गया कंडेंसेशन। तो नीचे से ऊपर जाने वाला का नाम हो गया इवेपोरेशन और ऊपर से नीचे आने वाले का नाम हो गया कंडेंसेशन। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में बदल रहे हैं वो इवेपोरेशन और जो वापस वाटर में बदल रहे हैं वो कंडेंसेशन। स्टार्टिंग में तो इवेपोरेशन कम था क्योंकि पानी ज्यादा था, वेपर्स कम थे। सॉरी, स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा था क्योंकि पानी ज्यादा था, वेपर कम थे, तो इवेपोरेशन चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वेपर बढ़ते गए वैसे वैसे कंडेंसेशन भी बढ़ता गया। H2O गैस वापस H2O लिक्विड में आना शुरू हो गया। क्या नाम बताया अभी प्रोसेस का आपको, कंडेंसेशन। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो गया। रेट मतलब जिस स्पीड पे पानी के मॉलिक्यूल वेपर बन रहे हैं उसी स्पीड पे वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होके लिक्विड बन रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैंने एक डिवाइस लगा दिया प्रेशर मेजर करने के लिए, उसे बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं जी, बैरोमीटर। कुछ नहीं, बैरोमीटर मतलब प्रेशर मेजरिंग, जैसे थर्मोमीटर मतलब टेम्परेचर मेजरिंग। तो बैरोमीटर एक फिक्स प्रेशर रीड कर रहा है, कुछ भी रीड कर रहा है, से 700 टॉर। टॉर आपको पता है ना, यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या समथिंग पास्कल या एटमॉस्फेयर। तो फिक्स प्रेशर पे जो भी वेपर्स का, हाँ तो हमने मतलब एक ये टेम्परेचर भी हमने फिक्स कर लिया, मान लो हीट करके हम लिक्विड को 25 सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बनाया। तो उस स्टेज पे जितना भी वेपर्स का प्रेशर है, टेम्परेचर को बिना हिलाए, अब टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, तो जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर, जब इक्विलिब्रियम आ जाती है फिक्स टेम्परेचर पे रख के, उन प्रेशर को हम बोलते हैं, वो लिक्विड के वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन होती है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, ध्यान से सुनना, above the surface of liquid। देखो इसमें 11th की बातें भी कवर होगी, ये जो इक्विलिब्रियम है वो 11th में था, आपको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मैं 11th की साथ साथ में आपको कवर करवा के चला रहा हूं। मैं इतना स्लो पढ़ाऊंगा भी हर बच्चा 11th को भी साथ में समझ पाएगा, ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी मैं हूं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स above the surface of liquid, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, कब, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाती है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स above the surface of liquid at the stage of equilibrium at a fixed temperature। कोई एक फिक्स टेम्परेचर रख लेना, हर टेम्परेचर का अलग इक्विलिब्रियम है, 25 पे प्रेशर अलग आएगा, वेपर प्रेशर 30 पे अलग आएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे चला जाता है और हीटिंग होने से और वेपर बनते हैं, तो इक्विलिब्रियम बाद में आती है थोड़ी बहुत। एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर।
होप कुछ बात क्लियर होगी आपको क्या होता है वेपर प्रेशर। जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कब करते हैं, जब लिक्विड और वेपर्स में इक्विलिब्रियम आती है, अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इक्विलिब्रियम पे फिक्स टेम्परेचर पे उन वेपर्स के प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो मैंने लिक्विड लिया, उसके वेपर्स बने, वेपर ने कंडेंस करना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा था, कंडेंसेशन कम था, थोड़ी देर बाद इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो गए, तो क्या आ गई, कौन सी स्टेज अटेन होगी, ये वाली इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे जितने भी वेपर्स का प्रेशर था एट अ गिवन फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, वेपर प्रेशर। राइट, इतनी बात क्लियर होगी सबको, बहुत इजी है। वेपर्स द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड के सरफेस के ऊपर, इक्विलिब्रियम में वो ऐसा होता है भी वेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाते हैं, उसकी इतनी सी बात है। बस आप मोटा मोटा याद रख लो भी जो पानी के वेपर्स, पानी या किसी भी सॉल्वेंट के वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेज पे, बैरोमीटर से रीड कर लेगा, उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। हाँ, तो इक्विलिब्रियम पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट टेम्परेचर शिफ्ट होने से शिफ्ट हो जाता है। वो आगे भी समझाएंगे भी ये जो वेपर प्रेशर है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो उनमें से 2 फैक्टर्स में हम समझाएंगे। राइट, चलिए कर लीजिए नोट इसे। तो प्रेशर exerted by vapors above the surface of liquid is known as vapor pressure. ओके, अब कैसे चलना है आगे वेपर प्रेशर में। अब वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब आप किसी लिक्विड को हीट करोगे तो उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। नेचर क्या है और टेम्परेचर क्या है, ये यहां लिखिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन Number 1, nature of the liquid। अकेला लिक्विड है तो आप उसे अकेला सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। एंड सेकेंड इज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड या टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट। तो 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, नेचर पे एंड टेम्परेचर। अब इसे आगे कैसे स्टडी करेंगे। देखो नेचर की क्या बात है, जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी स्ट्रॉन्ग, वो करेगा कम इवेपोरेट, तो उसका अगर इवेपोरेट कम करेगा तो जो उसके वेपर्स हैं वो कम टकराएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे। वेपर प्रेशर टकराने की वजह से होता है ना, जब मॉलिक्यूल टकराते हैं किसी कंटेनर के साथ तो ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, तो कम टकराएंगे तो कम वेपर प्रेशर होगा। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ज्यादा तब टकराएंगे अगर वो ज्यादा इवेपोरेट होंगे, ज्यादा तब इवेपोरेट होंगे अगर उनके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। क्या कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिन फोर्सेस से वो मॉलिक्यूल जुड़े हैं, जब वो फोर्सेस को तोड़ के ऊपर वेपर में चला जाएगा तभी तो वो वेपर प्रेशर डालेगा। तो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर। तो हम इसमें बस लिख सकते हैं मोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस more the intermolecular forces, less the vapor pressure। Vp से लिख लिया, and vice versa, और टेम्परेचर में जितना आप टेम्परेचर ज्यादा रखोगे लिक्विड का उतना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मोर द टेम्परेचर of
liquid, more is its vapor pressure. तो जितना टेम्परेचर ज्यादा रखोगे किसी लिक्विड का उतना वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा. So more the intermolecular forces, less the vapor pressure, more the temperature of the given liquid, more is its vapor pressure. बड़ी सिंपल सी बात है, आप खुद सोच सकते हो लॉजिकल. अगर मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्सेस से हेल्ड हैं तो उनका इवेपोरेट होना मुश्किल है. अगर इवेपोरेट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर नहीं आएगा. अगर मॉलिक्यूल वीक फोर्सेस से हेल्ड हैं तो इजीली इवेपोरेट होंगे. जितना जल्दी इवेपोरेट होंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड से कहां चले जाएंगे? वेपर में तो चले जाएंगे ना. अगर वेपर में चले जाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. तो जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा. तो बस ये दो लाइनें लिख लीजिए. मोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेस द वेपर प्रेशर. वाइस वर्सा मतलब लेस होंगी फोर्सेस तो ज्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा. हाँ, लिख लीजिए दो लाइनें. अब हमें वेपर प्रेशर पता चल गया, दो फैक्टर्स पता चल गए. अब वेपर प्रेशर से जुड़ा एक लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाम है उसका रोल्स लॉ. इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं और ये आगे भी आपको हेल्प करने वाला है. अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इससे जो फॉर्मूला आएगा वो बहुत आगे तक काम करेगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है. ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये. कर देंगे अब. चलिए रोल्स लॉ स्टडी करते हैं. तो ये रोल्स लॉ क्या होता है? तो टॉपिक है हमारा रोल्स लॉ. रोल्स लॉ क्या कहता है? जैसे हेनरीज लॉ बना था, वो बना था जब गैसेस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में. ये लॉ बना है जब हम किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए. हेनरीज लॉ था गैसेस इन लिक्विड, ये है सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड. राइट? इट इज एप्लीकेबल फॉर solids or gases dissolved in liquids. Applicable for solids or gases dissolved in liquids. Whereas Henry's law was applicable for solids or gases नहीं आना था, solids or liquids dissolved in liquids. राइट? वहां पे हम अप्लाई करेंगे. ये क्या कहता है? ये कहता है किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो होगा किसी सॉल्यूशन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ये मतलब कंपोनेंट ए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन. हेनरीज लॉ की जैसे होगा पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. तो ए डिसॉल्व किया तो ए का पार्शियल प्रेशर ए की मोल फ्रैक्शन, बी डिसॉल्व किया तो बी का पार्शियल प्रेशर बी की मोल फ्रैक्शन. लेकिन हेनरीज और यहां पे फर्क है. तो मैंने जैसे लिखा पीबी के लिए लिखा पीबी इक्वल्स टू K into XV. Partial pressure of B is equals to K into XV. अब आगे समझो. तो अगर हम लिखेंगे if K is 1, if XV is 1, अगर मान लो B की मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक कंपोनेंट प्रेजेंट है,
तो पीबी को क्या लिखेंगे, पी नॉट बी, मतलब दूसरा तो है ही नहीं। तो पीबी मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, और पी नॉट बी का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। समझो ना, ए का मतलब, पीए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। जब B1 है, या यहां पे कहें अगर PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA है, तो PA कितना हुआ, KXA। तो अगर हम कहें कि XA 1 है, अभी सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, सॉल्वेंट है, जैसे पानी है, वाटर है, तो अगर XA 1 डालेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, तो PA को लिखेंगे P नॉट A, मतलब तब प्योर ए का लिखेंगे ना। अगर XA 1 तो PA इक्वल्स टू P नॉट A, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा PA की जगह P नॉट A, K की जगह K, जब XA कितना था 1, मतलब ये वैल्यूज हमने 1 में डाल दी। सब्स्टिट्यूटिंग these values in 1, तो अगर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो PA क्या बन गया, P नॉट A, K कितना K, और XA कितना 1, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, P नॉट A। अब ये वैल्यू को फिर दोबारा 1 में डाल दो, सब्स्टिट्यूटिंग K from 2 in 1, substituting K from 2 in 1, तो K की वैल्यू आप 2 से लेके 1 में डाल दो, तो आपके पास बन गया P नॉट A, सॉरी PA इक्वल्स टू P नॉट A XA। तो ये हमारे पास बन गया the partial pressure of A in a solution is equals to product of its pure vapor pressure and its mole fraction। सिमिलर वे में हम PB कितना लिख देंगे, PB आ जाएगा P नॉट B इंटू XB। तो अब डाल्टन लॉ क्या होता था, अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, डाल्टन कहता है अगर अलग अलग चीजें होती हैं ऐड जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो, डाल्टन लॉ, तो टोटल प्रेशर होगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, तो P हो जाएगा PA की वैल्यू P नॉट A XA, और PB की वैल्यू P नॉट B XB। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। राइट बच्चों, तो ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। तो हमने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ A डायरेक्टली टू XA, पार्शियल प्रेशर ऑफ B डायरेक्टली टू XB। तो PA बन गया KXA, जब XA 1 होगा तो PA को लिखोगे P नॉट A, क्यों, क्योंकि प्योर का प्रेशर था। तो यहां पे P नॉट A P नॉट B का मतलब है PA represents partial pressure of A in solution, PB represents partial pressure of B in solution, P naught A represents vapor pressure, VP is vapor pressure of pure A, and P naught B represents vapor pressure of pure B. XA represents mole friction of A, XP represents mole friction of B, and P का क्या मतलब है, यहां पे P तो बताया नहीं। P represents total
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो P का मतलब है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर बी का, वेपर प्रेशर प्योर ए का, वेपर प्रेशर प्योर बी का, देखा प्रूफ कर दिया ना। तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, कोई क्रैमिंग नहीं। आप पढ़ो मेरे साथ, बस सारी चीजें समझ आती जाएंगी। कर लो इसे नोट, फिर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखाता हूं। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, ये रोल्स लॉ कहते हैं। PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XP, तो PA बन गया KXA, XA1 तो PA P0A, तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज तो K आ गया P0A, तो PA बन गया P0A XA, तो PB बन गया P0B XB। तो टोटल प्रेशर हो गया P इक्वल्स टू PA प्लस PB, तो P0A XA प्लस P0B XB। PA called partial pressure of A in solution, PB is called partial pressure of B in solution, P0 is called vapor pressure of pure A, P0B is called vapor pressure of pure B, XA is called mole fraction of A। ठीक है जी, तो इस तरह से करके आप क्या निकाल सकते हो, प्रेशर्स निकाल सकते हो। चलो जी कर लो नोट, फिर चले आगे। देखा, जैसे वेपर प्रेशर क्लियर हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया समझ में, तो धीरे धीरे चीजें जुड़ती जाती हैं। पहले वेपर प्रेशर का मतलब जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब हमने दो चीजों को जोड़ दिया, ए और बी, बाइनरी सॉल्यूशन बना दिया। ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा सॉल्यूशन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। तो टोटल क्या होगा, PA प्लस PB। ये कौन सा लॉ है, ये हमने बताया। दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ, क्या था, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंगली। P बराबर है PA प्लस PB। PA कितना निकाला, P0A XA, PB कितना निकाला, P0B XB। तो टोटल प्रेशर कितना बन गया, P0A XA प्लस P0B XB। मोल फ्रैक्शन वही है जो काम आने वाला है, हमने पढ़ा हुआ है ना। जब हमने कंसंट्रेशन सिखाया था आपको, तो मोल फ्रैक्शन सिखाया था ना अच्छे से। हाँ जी, चलिए अब इसकी स्टेटमेंट लिखिए। हाँ, तो ये क्या कहता, क्या था, ये कहता था भी किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली होता है मोल फ्रैक्शन पे। फिर हमने सॉल्व करके बना दिया, P बराबर होता है P0A XA, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट vapor pressure of any component, either solute or solvent, in a solution is directly proportional to its mole fraction। क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction। That is P directly proportional to X, तो PA becomes P0A XA and PB becomes P0B XB। हाँ, at a given temperature, ये तो लिखना भूल ही गए। कब, किसी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, किसी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। Vapor pressure of any component in the solution is directly proportional to its mole fraction at a given temperature। PA equals to P0A XA,
पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स। PA is directly proportional to XA, PA equals to P naught A XA, PB equals to P naught B XB. तो vapor pressure of any component solution is directly proportional to its mole fraction. चलिए करते हैं आगे, कंटिन्यू। हाँ जी, तो PA हो गया P नॉट ए एक्स ए, PB हो गया P नॉट B XB, और टोटल P आया था PA प्लस PB, यानी कि P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। और स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। और आप कह सकते हो इट स्टेट्स दैट total vapor pressure of solution is equal to sum of product of total vapor pressure of solution is equal to sum of product of vapor pressure of that component, sum of product of its pure vapor pressure and its mole friction in solution। कोई जरूरी नहीं है याद रखना, अपने आप खुद बना लेना, डेफिनेशन समझ लो। कहते हैं जी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है? सम है। जैसे हमने सम किया पीए और पीबी का, वो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंगली हो गया। पी बराबर है पीए प्लस पीबी इज अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? डाल्टन लॉ। तो टोटल किसके बराबर हो गया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। Total vapor pressure of solution is equal to sum of product of its pure vapor pressure and its mole fraction in solution। Sum of, थोड़ी सी गलती होगी, sum of product of its pure vapor pressure of components, its components and their mole fraction in solution, and their mole fraction in solution। Sum of product of its pure vapor pressure of its component, product of pure vapor pressure of its components and their mole fraction in solution। भी जो कंपोनेंट्स हैं उनके सम करना है और प्रोडक्ट करना है किस किस का? प्योर वेपर प्रेशर का और उनकी मोल फ्रिक्शन का। मतलब P बराबर है पीए प्लस पीबी, पीए है पी नॉट ए एक्स ए और पीबी है पी नॉट बी एक्स बी। अरे डेफिनेशंस में कुछ नहीं रखा, अपने आप बना सकते हो। तो टोटल वेपर प्रेशर ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है जी। अब आपको मैं ग्राफिकली समझाता हूं, इसे ग्राफिकली कैसे समझते हैं, रोल्स लॉ को ग्राफिकली। तो रोल्स लॉ ग्राफिकली ऐसे समझा जाता है, अच्छा ये आपने लिख लिया था, मैंने आपको लिखने का टाइम नहीं दिया। चलिए तो मान लो हम ये ऐसे ग्राफ बनाते हैं, यहां प्लॉटेड है वेपर प्रेशर और यहां प्लॉटेड है मोल फ्रिक्शन।
mole fraction on x-axis and vapor pressure on y-axis. This is y-axis, this is x-axis. अब मान लो यहां पे आपके पास है पूरा सॉल्वेंट, तो x है 1 और सोल्यूट है 0, XB है 0। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पूरा पानी है, तो पानी की मोल फ्रैक्शन, तो पूरा वाटर हुआ तो उसकी मोल फ्रैक्शन 1 होगी। सोल्यूट नहीं है तो XB कितना है 0, तो XA 1 XB 0। तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो प्योर होगा, क्योंकि आपको पता है PA किसके बराबर होता है, P0A XA। तो अगर XA 1 डालोगे तो P किसके बराबर, P0A, तो ये P0A आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट क्या हो गया, P0A, P0A, P0A। अब मान लो आप उसके अंदर सोल्यूट ऐड करते गए तो एक टाइम बाद XB 1 हो गया और XA कितना हो गया 0। तो जो PA है वो है P0 into XA। जैसे जैसे XA कम होगा तो P0A PA की वैल्यू भी कम होगी, तो PA कम होता जा रहा है और वो कम होते होते यहां पे आ गया। तो ये लाइन होगी PA equals to P0A XAB। अब जैसे जैसे XB बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे PB बढ़ता जा रहा है, तो ये लाइन जा रही है PB की, तो ये हो गया PB equals to P0B XB। यहां भी मान लो ये भी y एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस बना ली, यहां पे भी वेपर प्रेशर ही है, ठीक है जी। तो ये भी वेपर प्रेशर होगी, तो ये होगी नीचे वाली PA की, क्योंकि PA है P0 into XA, XA कम हो रहा है तो PA कम हो रहा है, PB बढ़ रहा है। और ये होगी टोटल, अब तो टोटल होगी P हो गया PA प्लस PB। और ये पॉइंट किसको मीट करेगा, ये पॉइंट मीट करेगा P0B को, क्योंकि यहां पे XB 1 है और XA कितना है 0, तो P0B के बराबर है ये पूरा। और टोटल क्या रहेगा हमेशा P0A XA प्लस P0B XB। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रोल्स लॉ। यहां पे दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, हियर A and B both are volatile। आप ये तो समझते हो ना, वोलेटाइल का मतलब होता है जो कंपोनेंट इवेपोरेट होता है, जो इवेपोरेट होगा वही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जो इवेपोरेटिंग नहीं होगा, जो नॉन वोलेटाइल होता है, उसका मतलब है जो इवेपोरेट नहीं होता। अब हम वो भी पढ़ेंगे, नॉन वोलेटाइल मतलब नॉन इवेपोरेटिंग। तो जो नॉन इवेपोरेटिंग होगा उसका क्या होगा, P0 क्या होगा उसका 0, चाहे A है या B है, ठीक है जी। तो ये दोनों इवेपोरेटिंग। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, P बराबर है PA प्लस PB, P0A XA प्लस P0B XB। तो PA है P0A XA, PB है P0B XB। कब है ये, जब A and B दोनों वोलेटाइल है। वेरी गुड। चलिए अब नॉन वोलेटाइल के लिए कैसे चलेंगे, करते ही अब आगे समझ इतना सारा। अब नॉन वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। Rolle's law for non-volatile solute।
तो हमने रोल्स लॉ अप्लाई करना है किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। हाँ जी, तो हम पढ़ने वाले थे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि सॉल्यूट जो है वो है नॉन इवेपोरेटिंग। नॉन वोलेटाइल का मतलब तो समझते हो ना सारे, नॉन इवेपोरेटिंग। तो जो नॉन इवेपोरेटिंग है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 0, क्योंकि उसने इवेपोरेट ही नहीं होना। जैसे नमक डालो NaCl इन वाटर, चीनी शुगर इन वाटर, ये दोनों क्या है, नॉन वोलेटाइल। यूरिया इन वाटर, ऐसे बहुत से हैं जो सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो उनका पी नॉट भी कितना लेना है, 0। इस केस में रोल्स लॉ कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, तो अब रोल्स लॉ का फॉर्मूला है, क्या पढ़ा हमने, P बराबर है PA प्लस PB, और PA किसके बराबर था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, और PB किसके बराबर था, P नॉट B XB। पर यहां पे सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। हियर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो हम क्या डाल देंगे, P नॉट B को 0, तो अगर P नॉट B 0 डाल देंगे तो P कितना बन जाएगा, P नॉट A XA, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाइड विद XP भी तो 0 हो गया, तो P बचा P नॉट A XA। अब आप सबको पता है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, 1, तो XA प्लस XP सबको पता है किसके इक्वल है, 1, तो P हो गया P नॉट A इंटू 1 माइनस XB। मैं XB की फॉर्म में क्यों निकाल रहा हूं मैं बताता हूं अभी आपको। तो XA की वैल्यू मैंने निकाल दी 1 माइनस XB, तो P बन गया P नॉट A माइनस P नॉट A XP। तो यहां मॉडिफाई होके हो गया P इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। तो P नॉट A XP शिफ्ट कर दो यहां पे और P शिफ्ट कर दो यहां पे, तो P नॉट A XB हो गया P नॉट A माइनस P। तो XB की वैल्यू कितनी आ गई, XB की वैल्यू आ गई P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A। अब इसको क्या बोलते हैं, P नॉट A माइनस P को बोलते हैं लोअरिंग, कितनी हुई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बोलोगे सर कैसे लोअरिंग, ये प्योर सॉल्वेंट का है ये P नॉट A, उसमें से सॉल्यूशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो लोअरिंग आ जाएगा। अरे कितना कम हो गया, जब आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैं भी आपको दोबारा समझा देता हूं, ये फिजिकल तौर पे ऐसे ही उदाहरण समझो, जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा बैठा है तो कोई जो ना पढ़ने वाला आ जाएगा तो उसके साथ बैठने के साथ उसकी ओवरऑल क्या हो जाएगी, स्टडी और भी कम हो जाएगी। बस वैसे ही है, एक बंदा काम करना चाह रहा है, एक नहीं करना चाह रहा, तो अगर नहीं करने वाले के पास आ जाएगा तो वो उसकी भी काम की एफिशिएंसी को कम कर देगा। वैसे ही समझना आपने। तो इसमें P नॉट B को 0 डाल दिया था तो वहां तो XP आ गया लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या है, प्योर सॉल्वेंट का, हाँ ओरिजिनल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो इसे क्या बोलेंगे, तो इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू प्योर हो गया ना, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया, XB के। XB को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। किसकी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसे बच्चों आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम भी देंगे। किसका नाम देंगे,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलिगेटिव मतलब जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो ये प्रॉपर्टी बन गई, बी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रिलेटिव लोअरिंग, बराबर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सॉरी सोल्यूशन नहीं था, सोल्यूट था यहाँ पे, बराबर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हेंस इट इज कॉल्ड कौन सी प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में मैंने क्या किया, पी नॉट बी को 0 डाल दिया, पी आ गया पी नॉट ए एक्स ए, तो P बन गया P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स पी, तो बन गया P इक्वल्स टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू सॉल्व कर दी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन वेपर, हाँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ ये कर लीजिए नोट, इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको, कर लो। तो रोल्स लॉ समझ में आ गया ना सबको? कैसे सॉल्व करते हैं रोल्स लॉ? टोटल प्रेशर सॉल्वेंट का प्लस सोल्यूट का, सॉल्वेंट का कितना, प्योर का इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो P A P नॉट A x A, P B P नॉट B x B, तो दोनों को जोड़ के बनता है P P A प्लस, हाँ ये तब है अगर दोनों इवेपोरेट होते हैं। अगर एक P नॉन वोलेटाइल हो गया तो आप उसको 0 कर देंगे, अगर जिसको 0 कर देंगे तो फिर वो इतना बच जाएगा, तो फिर ये टर्म बन के आ जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। चलिए आगे करिए नोट इतना। चलिए अब इसमें मेरे को, हाँ आपको मैं सिखा रहा था ये हुआ कैसे। जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, मान लो आपके पास फिर वही सॉल्वेंट है जो हमने सबसे पहले समझाया था, तो ये आपके पास सॉल्वेंट है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस सॉल्वेंट में आपने ऐड कर दिया कोई भी शुगर ऐड कर दिया, शुगर क्या होता है, C12H22O11। अब शुगर आपको पता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो शुगर ने क्या किया, सरफेस को ऑक्युपाई कर लिया। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, तो शुगर के मॉलिक्यूल ने कुछ कुछ सरफेस को ऑक्युपाई कर लिया। ये बीच में जो ब्लैक वाले हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो किसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो ब्लू वाले हैं वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, जो ब्लैक वाले हैं वो सॉल्वेंट के हैं, जो ब्लू वाले हैं वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो मैंने शुगर को वाटर के अंदर ऐड कर दिया और ये ऐसे बन गया सॉल्यूशन। अब क्या होगा, क्योंकि शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है, शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो जब पानी इवेपोरेट होगा वो तो, हाँ वाटर तो इवेपोरेट हो सकता है लेकिन शुगर इवेपोरेट नहीं होगा। तो जब वो नहीं होगा तो वो वाटर के मॉलिक्यूल की इवेपोरेशन को भी तंग करेगा, और आपको पता है जो इवेपोरेशन है वो सरफेस की वजह से होता है। अब जो शुगर के मॉलिक्यूल ने सरफेस को ऑक्युपाई कर लिया तो उससे प्योर वाटर का कुछ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। समझे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल ने कुछ न कुछ सरफेस को ऑक्युपाई कर लिया। शुगर या जो भी आपने सोल्यूट डाला, अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो जब वो सरफेस ऑक्युपाई करेगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करने में थोड़ी सी परेशानी करेगा। अगर वो परेशानी करेगा तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, राइट। तो बस इसमें से यही समझ में आता है, वेपर प्रेशर ऑफ solvent containing vapor pressure of solvent containing solvent solution, non volatile solute is less as compared
to pure solvent. Vapor pressure of solution containing non-volatile solute is less as compared to pure solvent. क्यों? क्योंकि जो non-volatile solute component है उन्होंने सरफेस को ऑक्युपाई कर लिया, और वो कितना हुआ वो मैंने आपको सॉल्व करके बता ही दिया। मैथमेटिकली कितना आया, P नॉट ए माइनस पी अपॉन P नॉट ए के बराबर है, और XP का मतलब आपको पता होता है NP अपॉन Na प्लस NP, राइट। आज की क्लास में आप इतना पढ़िए, कल रोल्स लॉ आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बेसिस पे आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको सारा समझ में आ गया होगा, और पिछली क्लासेस में आप पढ़ते रहिए। YouTube पे सारे लिंक्स अवेलेबल है, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट बच्चों। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हेनरीज लॉ पढ़ा आज हमने, और आज हमने पढ़ा वेपर प्रेशर, रोल्स लॉ। सभी टर्म्स को रिवाइज करिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। वेरी गुड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।